Hello students, our next topic is इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी और सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक बनता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट मीन्स चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं और चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से, टाइम को T से। फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक करंट का I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट जहां से फ्लो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। हम क्या करते हैं, मान लो हमने ये बैटरी से कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया है। ऑब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के होते हैं। एक तो पावर सप्लाई होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। एसी डीसी को हम फर्दर क्लासेस में या नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सिंबल होता है ये बैटरी का सिंबल होता है। ये आपके पास होती है इलेक्ट्रिक की, स्विच भी बोलते हैं हम इसको। ये होता है आपका लोड रेजिस्टेंस। इसकी जगह पे आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, एक बल्ब शो कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जब इस की को अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना शुरू होता है। उस चार्ज के फ्लो से क्या होता है, ये अगर हमने यहां पे बल्ब किया है तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना, एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में। एनर्जी का मतलब हमने क्या पढ़ा है, कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसकी कुछ ना कुछ काम करने की एबिलिटी है। हमने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रखा है, उसके अंदर एक टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट क्या कर सकते हैं हम उस एनर्जी का, उस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस सर्किट में देखते हैं तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। अगर ये बल्ब आपने सिंपल ले रखा है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। अगर आपने यहाँ पे एलईडी यूज कर रखी है बल्ब की जगह तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या होता है, उस प्रोसेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी डेफिनेशन हमने बताई है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे कि जो दिक्कत पता है क्या, दिक्कत यह है कि आपके 10th क्लास में तो टॉपिक शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक करंट से। अगर हम यही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर क्लास 12 का देखते हैं तो वहां पे आपकी शुरुआत होती है करंट से पहले आपको चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ता है।
आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल था। अभी तो हमने सिर्फ यहां से शुरू की है, इसमें हमने क्या किया है, फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा है। उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कितने तरीके का होता है और चार्ज को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भाई सिंपल सी लैंग्वेज में स्टोरेज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यही बनती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्टोरेज ऑफ चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। चार्ज आपको पता लग गया यहां से, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक में हम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, स्टोरेज ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर बात आ जाती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पोटेंशियल, स्टोर्ड मिनिमम पोटेंशियल, स्टोर्ड, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल टू द मिनिमम पोटेंशियल। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमम पोटेंशियल कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। मान लो अगर हम कोई भी डीसी बैटरी लेते हैं, 12 वोल्ट की वो बैटरी हम मानते हैं, इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल आपका 12 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा 12 वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब चार्ज का फ्लो जो होता है, अगर हमने ये सिंपल यूं का यूं रख रखा है तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमने डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, करंट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स जब ये चार्ज इन चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तब आपके पास क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 12 वोल्ट की अगर आपके पास बैटरी है तो उसका मतलब यह है कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल +12 वोल्ट और -12 वोल्ट है। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जिनको हमें याद रखना है ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि कहीं पे सर्किट डायग्राम जब हम बना रहे हैं उस डायग्राम में जो सिंबल यूज हो रखा है उसका हमें इजीली पता लग जाए। सबसे फर्स्ट सिंबल देखिए आप, ये सिंबल जो है आपका, ये आपका बैटरी सिंबल है भाई। अगर किसी सर्किट में ये सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, वो आपके पास उस सर्किट के अंदर बैटरी लगी हुई है। और इसको शो करने के लिए जो लार्ज लाइन होती है उसको हम शो करते हैं एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉल लाइन होती है उसको हम शो करते हैं एज अ नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है इन बैटरीज, मान लो ये बैटरी हमें एक से ज्यादा यूज करनी है यानी कॉम्बिनेशन करना है तो हम इसको इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये। अब मान लो ये सारी की सारी बैटरी सीरीज में जुड़ी हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के जब टॉपिक आएगा उसमें सीरीज और पैरेलल में कोई भी चीजें कैसे जुड़ती हैं। ये है सिंबल आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का। अगर हम एक से ज्यादा बैटरी जोड़ रहे हैं तो वो सिंबल किस तरीके से बनेगा, आपका इस तरीके से सिंबल बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास सिंबल, आपने कई जगह देखा होगा, एक सिंबल होता है ये सिंबल है आपका रेजिस्टेंस का।
जितने भी सिंबल्स आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हर टॉपिक का बेसिक आपको जरूर पता लगेगा। आगे जब हम ओम्स लॉ पे पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना, अगर सर्किट डायग्राम में कहीं ये सिंबल है तो आपको क्या मानना है कि ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट चीज बताता हूं आपको, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाला सिंबल लगा है तो इसका मतलब ये है रिहोस्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट बोलते हैं। छोटा सा फंक्शन बता देता हूं उसका। रिहोस्टेट का काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना। आपको कम करना है या ज्यादा करना है, कई बार लैब में आपने देखा भी हो शायद, रिहोस्टेट उसका सिंबल ये होता है। इसका काम होता है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बैलेंस करना, यानी रेजिस्टेंस आपको कम चाहिए तो कम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक सिंबल रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है इस तरीके का। अगर आपके पास रेजिस्टेंस के सिंबल के साथ इस तरीके का एरो का निशान दिखाई देता है तो आपका ये बनता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर आपने सिंपल ये सिंबल लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस फिक्स आपके पास 5 ओम का है, 10 का है, 8 का है, कितने का भी हो सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपने ये सिंबल यूज कर रखा है इसका मतलब ये है कि ये सिंबल आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्किट के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास की के 2 सिंबल है भाई आपके पास, जो आप स्विच बोलते हो, स्विच या की बोलते हैं हम उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। सर्किट के अंदर आपको इस तरीके का कोई भी डायग्राम दिखेगा तो आप ये मान के चलना कि ये क्या है, की है। और ये जो ब्रैकेट्स की तरह दिखाई दे रहा है, अगर ये बीच से खाली है तो इसका मतलब ये है आपके पास ओपन की। और अगर आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर इस तरीके का कोई निशान बना रखा है तो ये है आपके पास क्लोज की। ये सारे सिंबल समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं ओम का नियम। अब ओम्स लॉ आपको एक बात कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। समझेंगे हम, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। इट मीन्स V is directly proportional to I और I is directly proportional to V। 2 सिंबल दिखाई देंगे आपने, कुछ एक आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये सिंबल जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और दूसरा सिंबल आपके पास 1/, में इसको कर दोगे, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दोनों को ध्यान से देखना है। दोनों सिंबल आपके पास, एक सिंपल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको 1/, में कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। एक बात और याद रखनी है आपको, वो बात ये है कि ये सिंबल आपको जहां भी दिखाई देगा ना, ये सिंबल आपको रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, आप क्या करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, पहले तो इक्वल का निशान लगाते हैं और फिर हम कोई ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जो आपकी इस इक्वेशन को बैलेंस कर देता है। यहां पे आपका वो सिंबल है R और I। इसकी जगह पे हमने क्या लगाया, सबसे पहले तो इक्वल का निशान लगाया है और फिर क्या लिया है, एक कांस्टेंट लिया है। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इट
मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका दूसरा रूप क्या बनता है? V इज इक्वल टू RI। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है रेजिस्टेंस। असली शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी की इसके आने के बाद होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ये जरूरी होता है, ये ही निर्धारित करता है करंट के फ्लो को। V इज इक्वल टू RI, ये है आपका ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा है तो एक नई चीज निकल के आई है, वो है रेजिस्टेंस। हमारे पास तीन चीजें होंगी। पहली V, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको मापा जाता है वोल्ट के अंदर। दूसरी चीज आपके पास I को बोलते हैं हम करंट, और करंट को मापते हैं हम एम्पियर में। तीसरी चीज आपके पास यहां से आई है, वो है R होता है आपका रेजिस्टेंस, और इसको मापते हैं हम ओम के अंदर। V पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाएगा वोल्ट में, यानी इसकी SI यूनिट है। I करंट मापा जाएगा एम्पियर में। R रेजिस्टेंस, SI यूनिट है इसकी ओम। यहां से हमें एक बात पता चली है कि ओम्स लॉ से हमारे पास एक चीज निकल के आई है, वो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना आपके पास, वो किसके बराबर है? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। अगर हमें यहां से I की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? I किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन R के, यानी करंट किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय में रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू निकल आएगी। अगर हमें यहीं से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? V अपोन में I। इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस जो है वो आपका किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट। V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट है करंट किसके बराबर है? V अपॉन R। करंट किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट के। ये आपका ओम्स लॉ है। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ में आपको किन्हीं दो चीजों की वैल्यू मिलेगी और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। न्यूमेरिकल इसके जो बनते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। इन तीनों में से कोई दो चीज आपको गिवन होती हैं और आपको तीसरी चीज उनमें से निकालनी होती है। इसके बाद तीन छोटे टॉपिक हैं, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर एंड 1 ओम की डेफिनेशन। सबसे पहले हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर पढ़ा था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? 1 वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनती है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन by 1 coulomb charge. That means if 1 joule of work is done by 1 coulomb charge, then the potential difference is equal to 1 volt.
नेक्स्ट बनता है आपके पास 1 एम्पियर। इट मीन्स एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। तो 1 एम्पियर करंट किसके बराबर बनेगा? हमने करंट की डेफिनेशन किसमें क्या पढ़ी थी? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट क्या बनती है आपके पास? कूलम। और टाइम किसमें मापते हैं हम? सेकंड में। 1 एम्पियर is the current which is flown when 1 coulomb charge is passed in 1 second through a circuit। इसका मतलब क्या बना कि 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर किसी सर्किट से फ्लो होता है। इसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आपके पास है? ओम। रेजिस्टेंस हमने किसके बराबर पढ़ा है? रेजिस्टेंस किसके बराबर था? हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहां से R निकालते हैं तो R किसके बराबर होता है? V अपॉन आई। इसका मतलब क्या बना? रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट। किसी भी सर्किट के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? जब उस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके अंदर से 1 एम्पियर का फ्लो ऑफ करंट होगा। इट मीन्स 1 ohm is the resistance created in any circuit when that circuit is applied to 1 volt potential difference and the flow of current in that circuit is 1 ampere। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ओम्स लॉ के बाद हमने एक नई चीज सीखी थी, वो थी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसके बराबर पढ़ा था हमने? रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनती है द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसी भी वायर के अंदर से जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो वो वायर या वो कंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो होने का अपोज करता है और उसी अपोज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी डेफिनेशन देखेंगे हम, रेजिस्टेंस इज द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट बाय ए कंडक्टर व्हेन करंट इज बीइंग फ्लोन इन दैट कंडक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यानी टॉपिक का नाम है फैक्टर्स विच अफेक्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इट मीन्स R is directly proportional to L. L is the length of conductor. Second thing है R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. R directly proportional to length, R inversely proportional to area of cross section। सीधी सी बात समझते हैं, जितनी ज्यादा उस कंडक्टर की लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितनी उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सिंपल भाषा में हम क्या कहें, उस कंडक्टर की मोटाई होगी उतना ही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होता है। समझने के लिए हम सिंपल सी चीज देखते हैं, क्या हमारे घर में जो वायर्स होती हैं उतनी ही मोटी होती हैं जितनी हम बाहर से सप्लाई लेके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की? नहीं होती।
जो बाहर से हम लाइन लेके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसकी मोटाई और जो घर में हम वायर्स का यूज कर रखा है हमने, उसकी मोटाई में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाहर से जो हम लाइन लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो तो आपके पास मोटी वायर होती है, और जो फिटिंग के लिए हमने घर में यूज कर रखी है, वो क्या कर रखी है, पतली वायर यूज कर रखी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो जो हमारे चार्जर की वायर होती है, मोबाइल चार्जर की जो वायर होती है, एक तो वो कंसीडर करो, दूसरी वायर आप देखो जिससे हम मोटर चलाते हैं, क्या दोनों सेम होती हैं? नहीं होती। उसका रीजन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम चार्जर की वायर तो पतली लेते हैं और जो आपकी मोटर की वायर होती है वो मोटी होती है। इसका रीजन ये है कि मोटी वायर के अंदर आपका रेजिस्टेंस कम होता है, और मोस्टली केसेस में 90% केसेस में हमें, अगर हम इसका ये रिलेशन देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर है हमारे ओम्स लॉ के अनुसार, अगर हम ये देखते हैं तो V अपॉन आई आर के बराबर बनता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आंसर हमारा कम आता चला जाएगा। दूसरे रिलेशन में अगर हम इसको ऐसे देख लें, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए है, हमें ज्यादा करंट चाहिए है, ज्यादा एम्पियर्स में करंट की वैल्यू चाहिए है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। और रेजिस्टेंस कम करने के पास आपके पास दो तरीके मिले। पहला तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम लेंथ कम करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कुछ केसेस में ये फैक्टर हम यूज नहीं कर पाते। अगर मान लो हमने क्या करना है, हमारे करंट की सप्लाई हमें 2 मीटर तक लेके जानी है, तो वायर की लेंथ तो हमें 2 मीटर रखनी पड़ेगी, जिससे क्या होएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली इंक्रीज होएगा। लेकिन हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, इस 2 मीटर वायर का हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यहां से हमें एक चीज पता चली है कि R और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पे हमने I की वैल्यू ज्यादा चाहिएगी, वहां पे हम R की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें कम करनी पड़ेगी। और हमारे पास अभी तक 2 चीजें निकल के आई हैं, वो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमने इन दोनों कॉम्बिनेशन को, दोनों इक्वेशंस को मिला के देखते हैं, तो हमारे पास R किसके बराबर बनता है, डायरेक्टली R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये वाला सिंबल हमारे पास फिर आ गया। इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इक्वल का निशान लगाते हैं और एक क्या लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे हम ये, और L अपॉन A, इसको बोलते हैं हम रो, और ये होता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A के बराबर। अब ये रो क्या है, इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इसका नाम क्या बनता है, आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और जो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर। सभी की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सभी कंडक्टर्स की अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम जाके पढ़ेंगे कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी है ना, वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हम देखें तो वो सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इतनी फर्दर हमें 10th क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड और दूसरा उसका टेम्परेचर। इसी के बिहाफ पे हम सुपर कंडक्टर्स बनाते हैं, मतलब ऐसे कंडक्टर्स बनाते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी
ऑलमोस्ट जीरो हो, जो आपको जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करें। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर किया हमने, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और उसके बाद क्या किया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, सबसे पहले इसके नेचर पे, ये मटेरियल कैसा है, दूसरा आपके पास है किस पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मोस्टली करंट के फ्लो के लिए हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, सिंपल सी है, सबसे कम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, और उसके बाद आते हैं कॉपर की। इसलिए हम कॉपर वायर को प्रेफरेंस देते हैं किस चीज के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब हमने टॉपिक पढ़ लिया रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो आपका रेजिस्टेंस है ना, उसको सर्किट में हम किन तरीकों से जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ने के पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है सीरीज में, और दूसरा तरीका है भाई पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल। सबसे पहले आप एक चीज देख लेंगे, सीरीज में कैसे जुड़ेंगी और पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे रेजिस्टेंस से, वो देखते हैं। मान लो आपको तीन रेजिस्टेंस जोड़ने हैं भाई, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इनको हम नाम दे देते हैं R1, R2, R3। इनको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से। यहां पे हम की लगा देते हैं, आपकी मर्जी, आप इधर की लगाना चाहें, आप इधर की लगाना चाहें। मान लो मैंने यहां पे लगा दी, और इस सर्किट को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ये है आपका बैटरी। यहां से हम इसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ये है आपकी की, इसको हम के से डिनोट कर देते हैं। तीन तरीके के, तीन रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं, अलग अलग ओम्स के, अलग अलग क्वांटिटी के। अब हमें क्या करना है, टॉपिक हमारा ये है कि आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना निकलेगा, आपको वो चीज प्रोवाइड करवानी है। मेरा एक तरीका है समझाने का इस टॉपिक को, वो ये है, मान लो हम लंगर में बैठे हैं भाई। लंगर में खाना कैसे खाते हैं, नीचे बैठ के इस तरीके से क्या लगा दी जाती हैं, सभी को क्या कर प्रोवाइड करवा दी, एक एक प्लेट प्रोवाइड करवा दी भाई। इस तरीके से बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, सीरीज है ये, सीरीज में बैठे हैं सब। मान लो यहां से कोई सब्जी परोसने वाला आ गया। ये आप समझो, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को समझो। मान लो ये कोई सब्जी परोसने वाला आया हुआ है। सबसे पहले क्या करेगा, ये मान लो यहां से चला, पहले ये क्या करेगा, इसकी प्लेट में सब्जी डालेगा। उसके बाद जो सब्जी बच गई है ना, उसको ये यहां लेके जाएगा, उसको, उसके बाद बचने के बाद फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इस तरीके से क्या होगा, लास्ट तक जाते जाते सबसे कम सब्जी उसके बर्तन में इस पॉइंट पे मिलेगी जब वो यहां से शुरू होता है। तो जैसे सेम टू सेम प्रोसीजर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस चलेगा। मान लो इसको V1 पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसने यूज कर लिया, नेक्स्ट वाले के पास इसके यूज करने के बाद जो बचा है वो यहां पहुंचेगा। मान लो इसके पास V2 पहुंचा है, V3 कैसे पहुंचेगा, R3 के पास पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा पहुंचेगा, जो टोटल में से V1 और V2 यूज कर चुके हैं, उसके बाद इसके पास पहुंचेगा। उसकी वैल्यू मान ले हमने V3। दोबारा हम किस पे जाएंगे, ओम्स लॉ के ऊपर जाएंगे भाई। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि V जो होता है वो किसके बराबर होता है, IR। एक चीज आपको क्लियरली याद रखनी है,
जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा ना, तो आपके पास करंट की वैल्यू सेम होगी। इसके पास भी आई करंट होगा, इसके पास भी और इसके पास भी। मतलब क्या है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा डिफरेंट, बट करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। फर्स्ट केस में हम V की वैल्यू निकाल के देखते हैं, यानी V1 किसके बराबर है, यहां पे I और रेजिस्टेंस कितना है, R1। दूसरा क्या है, V2, करंट की वैल्यू सेम, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2। V1 I R1 के बराबर, V2 I R2 के बराबर, और V3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, R3 के बराबर। ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे, अगर हम तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दें तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। जैसे इसका, इसका और इसका, इन तीनों का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स V किसके बराबर होगा, I R। इट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, I R1, I R2 और I R3 के बराबर। V किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी I R के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू I R के बराबर है। यहां से हमने क्या ले लिया, I कॉमन ले लिया। I कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम I से I काटते हैं तो R किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखने की बात क्या है, अगर आपके पास सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो आपकी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, जिसको हमने R से डिनोट किया है। इंडिविजुअल आपके पास R1, R2 और R3। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आप ना इनको किस तरीके से जोड़िए, पैरेलल में जोड़िए। पहला तरीका है सीरीज, दूसरा तरीका है पैरेलल। अब हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लो हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, और यहां पे हमने क्या करवा दिया है, बैटरी प्रोवाइड करवा दिया, और ये सर्किट हमने कर दिया क्लोज। यहां पे आप की लगा सकते हो। जब हम इसको मान लिया हमने R1, इसको मान लिया हमने R2 और इसको मान लिया R3, आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया कितना, V। ये आपकी की, ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है, मान लो हमने एक पाइप ले लिया और उस पाइप को यहां पे नोब लगा के उसके तीन हिस्सों, तीन पाइप के साथ जोड़ दिया, 1 2 3। जब हम मान लो वाटर का फ्लो करवाएंगे और इनको बराबर होंगे, ये इनका क्रॉस सेक्शन जो है बराबर होगा, यानी ये जो पाइप है तीनों आपके सेम होंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, तीनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, पानी की क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल बराबर मिलेगी। सेम सिचुएशन यहां है, आप V वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हो ना, तो इसको भी V ही मिलेगी, इसको भी V मिलेगी और इसको भी V मिलेगी। इसमें सीरीज की तरह ये नहीं है कि इनमें से पहला कौन सा यूज कर पाएगा, तीनों को बराबर मिलेगी, तीनों क्या कर सकते हैं, इक्वल यूज कर सकते हैं। अब आती है असली बात। असली बात यह है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं ना, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। इसके अंदर करंट होगा I1, इसके I2 और इसके अंदर क्या होगा, I3।
दोबारा से फिर हम ओम्स लॉ पे जाते हैं। ओम्स लॉ ने हमें एक बात बताई है, V इज इक्वल टू आई आर, और अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर बन जाती है, V अपॉन आर। इंडिविजुअल निकाल के देखेंगे तीनों की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। I1 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रेजिस्टेंस R1। दूसरे की निकालेंगे I2 V अपॉन R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है। और तीसरे की निकालेंगे तो I3 V अपॉन R3। लेकिन एक बात याद रखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स I किसके बराबर हो गया, I1 I2 I3। इनको भी जोड़ के देखते हैं। I1 की वैल्यू किसके बराबर है, V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3, और I की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल I की V अपॉन R। सब में से V कॉमन आ रहा है। V अपॉन R किसके बराबर है, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहां से हम अगर V कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बच गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कटता है तो आपके पास R की वैल्यू किसके बराबर बनती है, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। जब सीरीज की बजाय पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। इसी तरीके से चाहे n जोड़ रखे हो, वो सभी इस तरीके से जुड़ के आपके पास क्या मिल जाएगी, टोटल R की वैल्यू मिल जाएगी। अभी तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ने का तरीका, पहले तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। थैंक यू।